कृषि दर्शन देखने वाले किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम आपको दिखाते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा बनाई गई ज्ञानवर्धक फिल्म। इस बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं मानसून यात्रा फिल्म का चौथा एपिसोड। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस बार मानसून अपेक्षाकृत काफी कम आया है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने उपजाऊ खेती की। तो चलिए इस फिल्म के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि देश के विभिन्न भागों में किसान क्या क्या खेती कर रहे हैं। टैगोर की भूमि छोड़ते हुए राजधानी दिल्ली हमें बुला रही थी। दिल्ली कई सल्तनती ताकतों की गद्दी यमुना नदी के किनारे बसी है, लेकिन दिल्ली के लोगों से मॉनसून हमेशा खिलवाड़ करता रहा है, हमारे साथ भी। इसलिए हम इन भक्तजनों के साथ हो लिए उनके तीर्थ स्थल हरिद्वार की ओर पवित्र नदी गंगा में से जल भर ले। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, ये वहां स्थित है जहां से नदी गंगा हिमालय से निकलकर मैदान की ओर बह निकलती है। भारतीय गंगा का विशाल मैदान विश्व का सर्वाधिक उपज वाला भाग है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य आते हैं। शताब्दियों से नदियों द्वारा लाई गई गहरी और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी अंदर में मीठे जल के प्रचुर भंडार को छोड़ जाती है। उच्च जल स्तर के कारण नलकूप के प्रयोग द्वारा सिंचाई आसान हो जाती है। भारतीय गंगा के मैदान विश्व की गहन और प्रगतिशील कृषि प्रणाली को सहयोग देते हैं, जिस पर भारत की आधी आबादी निर्भर है। इसकी अच्छी कृषि जलवायु, भीषण गर्मी और अत्यधिक ठंड के बीच का मौसम है, जो कई प्रकार की फसल खेती के लिए उपयुक्त है। जबकि मानसून का आगमन खरीफ मौसम में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और कपास की खेती से होता है, वहीं जाड़े का आगमन रबी मौसम में गेहूं, जई, जौ, चना और सरसों जैसी जीवन यापन की फसलों को लेकर आता है। अक्सर उत्साही किसान रबी और खरीफ के बीच एक अन्य फसल उगाते हैं, ज़ैद उगाते हैं। जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल की किस्मों के कारण पूरे क्षेत्र में बहुफसलीकरण की जाती है। तब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यही क्षेत्र हरित क्रांति की जन्मदात्री भी बनी। पूर्व के खाद्यान्न उत्पादन से आधिक्य की स्थिति बनी है। खाद्य भंडार भरे पड़े हैं। अल्प समय में इतना अधिक अंतर विश्व में कहीं नहीं देखा गया। गेहूं की फसल जो 1950 में लगभग 6.5 मिलियन टन थी, इस शताब्दी के मोड़ पर 80 मिलियन टन को पार कर गई। चावल का उत्पादन, एक अन्य प्रमुख खाद्यान्न, इसी समय करीब 20 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन तक जा पहुंचा। अन्य फसल की कहानी भी इससे अलग नहीं है। इसका सारा श्रेय उन वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने नई फार्म तकनीक का विकास किया। उन एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इसे किसानों तक पहुंचाया, और बेशक उन किसानों को जिन्होंने इस विशिष्ट तकनीक के कुशल प्रयोग का उत्साह दिखाया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत प्रायोजित
समेकित फसल विकास कार्यक्रम ने नई उच्च उत्पादक और रोग मुक्त बीज, प्रभावशाली पौध संरक्षण तकनीक, सिंचाई की अच्छी विधि तथा कृषि कार्य को बढ़ाने वाले पैकेज को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कृषि क्रांति को सिर्फ गेहूं या चावल की फसल या मात्र इस क्षेत्र तक ही नहीं कहा जा सकता। 1960 के मध्य से शुरू होकर यह जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में फैल गई। जल्दी ही तिलहन में पीत क्रांति आई, दुग्ध उत्पादन में सफेद क्रांति तथा मछली उत्पादन में नीली क्रांति ने एक बड़े इंद्रधनुष क्रांति का रास्ता तैयार कर दिया। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी आयामों को ग्रहण करते हुए असमांतर धुंधलीय क्षेत्र में इस परिवर्तन के रामबाण औषधि के रूप में बना दृष्टा मानसून है। हमारी चाहत थी हिमालय पर पड़ रही प्रथम बौछार को पकड़ने की, इसलिए हम गढ़वाल पर्वत श्रेणियों में उत्तराखंड के उत्तर भाग की ओर चल पड़े। ऐसा इलाका जो सुंदर घाटियों और झीलों से भरा है। इस इलाके की कृषि और वन आधारित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। इतनी बारिश और इतने हरियाली में बसे होने के बावजूद पानी की कठिनाई विडंबना है ये। सभी फसलों में आलू ही इस क्षेत्र का उपहार साबित हुआ है। आलू की शानदार खेती और उत्पादन ने न सिर्फ लोगों के पोषाहार को बढ़ाया है, बल्कि उनके लिए अतिरिक्त रोजगार और आय को भी बढ़ाया है। जबकि इस पर्वतीय क्षेत्र में हुई मानसूनी वर्षा यहाँ की कृषि जरूरियात को पूरा नहीं करती, जल का बड़ा भाग यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है। जाड़े के दिनों में पानी की कमी बढ़ जाती है, इसलिए लोग बाद में प्रयोग के लिए जल को टैंकों में भरकर संग्रह करने लगते हैं। हम लोगों की बेटी बहू जो है दूर दूर सिर में बंटा लेकर के पानी लाती है। जरूरत आविष्कार की जननी है, इसे श्री नेगी के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। 20 साल पूर्व उन्होंने अपनी जल की समस्या के समाधान हेतु इसका प्रयोग किया। जबकि यह साधारण था, लेकिन छत से जल को जमा करने की प्रभावशाली विधि थी और तब इसे जमा करने वाले टैंक से जोड़ दिया गया। यहां बहुमुखी स्रोतों के निर्माण से फसल को भी सिंचित करना सफल बनाया गया। देश के इस भाग और अन्य पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती की शुरुआत की गई, जल के समुचित उपयोग के लिए, अपर्दन और जल की बर्बादी में कमी लाने के लिए। हम लोग अब जन्माष्टमी की शोभा के साक्षी थे, एक उत्सव जो मथुरा में मानसून का सार था और हमें विश्वास था कि वहां बारिश होगी। परंतु ये तो मनुष्य को दैवीय दंड था, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार के लिए। हम ब्रजभूमि को छोड़ राजस्थान की ओर चल पड़े, जो अभी तक पसीने वाले गर्मी के कब्जे में था, मॉनसून के आगमन का इंतजार करते हुए। आगे बढ़कर हम ऐसी जगह पहुंचे जहां परोपकारी मॉनसून भी दयालु नहीं था। राजस्थान का ये सूखा हुआ फैला विस्तार और गुजरात का सटा क्षेत्र भारतीय थार मरुथल का भाग है। सूखा क्षेत्र जैसे पश्चिमी राजस्थान, तेलंगाना, सौराष्ट्र, कच्छ
और दीव में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। खुशियाँ घर घर में लाएंगे, हम दीप से दीप जलाएंगे, खुशियाँ घर घर में लाएंगे। अपना है ये राजस्थान, अपना है ये राजस्थान, इसको खुशहाल बनाएंगे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। रास्ते में कई लोगों ने हमें रोककर मानसून की दशा के बारे में पूछा। बारिश के प्रमाण के लिए हमने निश्चित अपनी कार दिखाई, जो अब तक सूखी नहीं थी। सब होता है। राजस्थान में बारिश न सिर्फ कम होती है बल्कि अनियमित और अविश्वसनीय भी। वार्षिक वर्षा उत्तर पश्चिम के जैसलमेर में 185 मिलीमीटर तथा दक्षिण पश्चिमी सीकर में 464 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसकी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा जल के मूल्य का बराबर ध्यान दिलाते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए पानी की एक बूंद कितनी खास है और कैसे इसे सूखे के दिनों में लंबे समय तक संचित रखा जाए। रेगिस्तान में जल हमेशा सुंदर और कलात्मक चीजों के साथ जुड़ा होता है। कुम्हार की कुशलता जल पीने वाले बर्तन में दिखती है। पारसी के चाक में सबसे अच्छे चमड़े का प्रयोग होता था। शताब्दियों से मनुष्य ने कुदरत के साथ जीना सीखा। बुरे पर्यावरण में भी वर्षा जल के संभरण और सूखे क्षेत्र में संचय के लिए पारंपरिक विधि को अपनाया गया था। इसे खादीन, नादीस और टंकास की जबरदस्त उपयोगी संरचना में देखा जा सकता है। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था और मानसून के आगमन के साथ गडरिये और उनके परिवार टोबा की ओर चल पड़ते हैं, जहां वे टोबा जल और घास के रहने तक रहते हैं। जल संभरण की पारंपरिक तकनीक टोबा है। ये भूमिगत तनाव के साथ प्राकृतिक तटीय क्षेत्र है। मनुष्य और पशु को जल प्रदान करने के साथ टोबा के आसपास उगे घास पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करती हैं। थार मरुथल देश में पशुओं की कुछ अच्छी नस्ल प्रदान करती है और लगभग देश के ऊन का 50% भाग का राजस्थान द्वारा उत्पादन किया जाता है। अच्छे बारिश के सालों में चारे के लिए बड़े क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं। पशुओं के लिए चारागाह और उपयुक्त मात्रा में सूखी घास को भविष्य के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। जब अनियमित और अल्प मात्रा में बारिश वहां के निवासियों को नई कृषि तकनीक अपनाने से रोकती है, तो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकशील और व्यवहारिक अभिवृद्धि जैसे जल और पशुचारा ने उन्हें पशुधन को रखने की विकसित विधि के प्रति ग्रहणशील बना दिया है। राजस्थान की सामाजिक संरचना में जल संभरण गहरे स्तर पर बैठा हुआ है और यहाँ के लोग इस सांस्कृतिक विश्वास से जुड़े हैं कि अमूल्य जल संसाधन का न्यायिक प्रयोग किया जाए। शताब्दियों से प्रबंधकीय सीमा के अंदर प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने की कोशिश रेगिस्तानी इलाकों में जिजीविषा को बनाए रखना है। मॉनसून के आगमन पर ग्रामीण व्यस्त हैं अपने घरों को ठीक करने में। यहां घर का निर्माण गीली मिट्टी द्वारा तेज मरुथल की गर्मी के बावजूद किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में गांव में टंकास या भूमिगत जल हैं, जो पूरे समुदाय या व्यक्तिगत घरों की जरूरियात को पूरा करते हैं। ये पेयजल के रूप में एक प्रमुख स्रोत है। टंकास महीन चूने से पॉलिश रहता है और बारिश के दिनों में इसमें जल जमा किया जाता है। जब अन्य जलापूर्ति के साधन खत्म होने पर इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान की लोक परंपरा में बारिश और जल उत्सव के प्रमुख अंग हैं,
जहां प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। असंख्य गीत जो बादलों को केंद्रित हैं। ये लोग भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं। उनमें गहरा विश्वास होने के कारण वे आशा के साथ प्रतीक्षा करते हैं। बादलिया रे राधे जीवे ए मगरिया राधे लीलोला रे जी करो ले बेतुड़ा हमें बादलिया रे राधे तो नहीं बना निश्चित रूप से हम जब बाड़मेर सर्किट हाउस की ओर लौटे, लंबे इंतजार के बाद नम बादलों का टुकड़ा दिखाई पड़ा। जादू टूट पड़ा और बारिश हुई। मानसून ने दिन रात अपने आशीष बरसाए और यहां तक कि मोर नाच उठा। झुलसी धरती को लंबे इंतजार के बाद नमी मिली और अब किसान अपने खेत को जोतने निकल पड़े। वो अच्छी फसल के बारे में सोचने लगे। राजस्थान में भूमि का उपयोग मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर है। थार मरुस्थल का लगभग 60% भाग पर फसल के विभिन्न स्तर पर खेती की जाती है और 30% खुला चारागाह है। क्योंकि वार्षिक वर्षा में साल दर साल उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए यहाँ की कृषि भी संदिग्ध ही रहती है और औसत 10 में से लगभग 4 वर्ष अकालग्रस्त वर्ष ही रहते हैं। जल की कमी के कारण सिंचाई भी सीमित होती है। इसी कारण इस क्षेत्र में वनस्पति उत्पादन में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। देश के अन्य जगह की भांति ही कृषि औजार और उसके उपयोग कृषि उत्पाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब संघीय सरकार भी बौछार द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहित कर रही है और ड्रिप सिंचाई प्रणाली फसल में बढ़ोतरी के लिए उपलब्ध जल के उपयोग का कारगर उपाय है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली जल को पाइपों द्वारा पौधों की जड़ों में सीधे पहुंचाकर जल की बर्बादी को रोकने में मदद करती है। कृषि मंत्रालय ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली की अधिक लागत के कारण इसे विशेष योजना के तहत छूट दी है। परिणाम स्वरूप इस प्रणाली के तहत इस क्षेत्र का विकास द्रुत गति से हुआ है। सूखे क्षेत्र का उपहार, जिसकी वजह से कृषि क्रांति आई, धन धान्य और हरियाली आई, वो है इंदिरा गांधी नहर। मरुस्थल की जीवन रेखा के रूप में जाने जाने वाली इस नहर ने पाइप जल की आपूर्ति को संभव बनाया। वे जलाशय जो शुरू में सूखे पड़े थे, वे अब जल से भरे थे। इस कारण भूमिगत जल के स्रोत को पुनः शक्ति मिली और इस क्षेत्र के चारों ओर अनेकानेक नलकूप लग गए। खासतौर से कृषि तथा सामान्य रूप से इस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था ही
जल स्रोतों से पट गई, जो नहर से किसानों तक जल पहुंचाती है। मरुस्थल अब खिलने लगा और हरित क्रांति ने अब तक की सूखी पड़ी धरती को जीवन की खासियत का रास्ता दिखाया। वैसे इलाके जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, वहां गेहूं, मक्का, दाल, सूर्यमुखी और सरसों की तरह के तिलहन जैसी फसलों में काफी बढ़ोतरी हुई। बाजरा, मूंग के दाने और मूंगफली सूखे और गर्मी को झेल सकते हैं तथा ये कम वर्षा वाली फसलें हैं और सूखे क्षेत्र में रहने वाले किसान के लिए एक उपहार। हमारे लिए कुछ चीजों को समझने के लिए राजस्थान एक सटीक उदाहरण है, जहां हमेशा आधुनिकीकरण के लाभ रहे हैं। तथापि हमारी पारंपरिक प्रणाली जब प्रकृति के साथ घुल मिल जाती है तो ये अधिक ही फलदायी होती है। हम लोग एक बार फिर राजधानी दिल्ली की ओर महान मॉनसून यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, दिल्ली में बारिश हो रही थी। भीषण गर्मी के कहर के बाद राजस्थान के हरे मैदान और मरुथल के बालू समुद्र और समुद्र के मेले में परिणत हो चुके थे। असामान्य रूप से ग्रामीण आय पड़ोस के शहरी इलाकों की अपेक्षा बढ़ी। इस धन धान्य की जड़ निश्चित रूप से जल की खोज है। जादुई मानसून दूर के सागर से इस क्षेत्र में जल लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि बादल के दृश्य और बारिश की सुहावनी सांझ कलाकारों को उनकी सर्वोत्कृष्ट कला के लिए प्रेरित करे। उसके संगीतमय मन से प्रेरित हो हमने बारिश के सौंदर्य का आनंद लिया। एक कलाकार की नजर से इस सौंदर्य का अवलोकन करते हुए। किसान भाइयों, अब समय हो चला है मौसम के पूर्वानुमान। नमस्कार, कृषि मौसम में आपका स्वागत है और आप जानते हैं संपूर्ण भारत के मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्व भारत के उड़ीसा, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अधो हिमाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उत्तर पूर्व भारत में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। पश्चिम भारत के कोंकण, सौराष्ट्र, कच्छ, दिव, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 6 सितंबर को उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में,
खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।